हे एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार। मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। शानदार तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, अच्छे से आप लोगों को सीखते हुए चलना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए यार, है ना। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा भैया न्यूमेरिकल चैप्टर है ना। कोई इसमें ऐसा थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, न्यूमेरिकल है। मतलब हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है हमें, और फिर हमें उस पर क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसी तरीके से चलेंगे, क्वेश्चन करते हुए ही हम लोग चलेंगे। आपको करना क्या है, आपको ये चीज पकड़नी है वीडियो देखते हुए कि मैं क्वेश्चन कर कैसे रहा हूं, अटेम्प्ट कैसे कर रहा हूं। ये चीज आपको पकड़ते हुए चलनी है, बस दैट्स इट, है ना। आप लोग देखो, एक मूल कॉन्सेप्ट की खास बात ये होती है कि एक क्वेश्चन करने के 4-5 तरीके होते हैं। तो कोई भी फिक्स्ड तरीका नहीं है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने का। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन सा तरीका आपको कब लगाना है ना, किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो ऐसे आप लोगों को लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको ये सीखना है कि यार हम अटेम्प्ट कैसे करें क्वेश्चंस, है ना, मूल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आसान है ना, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। क्वेश्चंस के थ्रू करते हुए चलेंगे, आपको सारी चीज़ें बढ़िया से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर। मेरा नाम नितेश देवनानी है, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। लेट अस स्टार्ट आर मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। सबसे पहले भैया यही सवाल आता है, क्या सवाल आता है, सबसे पहले यही आता है कि भैया मोल है क्या, है ना। तो मोल कुछ नहीं है, मोल बस एक नंबर है। अगर कहीं पे भी 1 मोल लिखा हुआ है, कहीं पे भी 1 मोल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, Na पार्टिकल्स। 1 मोल का मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल्स। पहली बात ये समझो कि ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, केमिस्ट्री में पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके एटम्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, करेक्ट। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स आपके आयंस हो सकते हैं। केमिस्ट्री में पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। ये सारी स्पीशीज क्या है, आपके पार्टिकल्स है। अच्छा, Na क्या है, Na है आपका एवेगेड्रो भैया का कांस्टेंट। मतलब ये जो मोल बताया था ना, किसने बताया था, एवेगेड्रो भैया ने बताया था। तो उन्हीं का ही कांस्टेंट है ये, एवेगेड्रोज कांस्टेंट। ये कौन है, Na क्या है, एवेगेड्रोज कांस्टेंट। हमको इसकी वैल्यू ध्यान होनी चाहिए आज के बाद। क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। रफली रफली आप लोग 6 इंटू 10⁻23 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 1 मोल क्या है, 1 मोल कुछ नहीं, Na पार्टिकल्स होते हैं। Na क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है, कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है 1 मोल एटम्स, तो आप लोग उसे क्या पढ़ोगे, आज के बाद उसे हम क्या पढ़ोगे, इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर देना आप Na से। इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर देना आप Na से। तो 1 मोल एटम्स का मतलब क्या हो गया, आपके Na एटम्स हो गए। Na की वैल्यू डाल देना 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है 1.5 मोल मॉलिक्यूल्स, तो क्या करोगे, इस मोल वर्ड को किससे रिप्लेस कर दोगे, आप मॉलिक्यूल Na से रिप्लेस कर दोगे। ये नहीं, ये मोल, इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, Na से रिप्लेस कर दोगे। तो देखो ये क्या होता है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.5 मोल वर्ड को रिप्लेस कर दो किससे, Na से। और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स लिख दीजिए। अरे ये बात समझ में, अरे ये बात समझिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 2.7 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो इस मोल वर्ड को क्या कर दो, इस मोल वर्ड को क्या कर दो, बस आप रिप्लेस कर दो, इस मोल वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए आप लोग Na से, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2.7 Na इलेक्ट्रॉन्स। आया ना, करेक्ट है, आसान है, कुछ नहीं। मोल का मतलब क्या है, Na का क्या है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, और उसकी कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू है। आपको क्या करना है, इस मोल को रिप्लेस कर देना है इस Na से, ठीक है, ठीक है। और ये ध्यान रखना यार, हम लोग मोल किसी स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए नहीं निकालते, हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। हम देखो एटम्स के लिए भी निकाल रहे हैं मोल, हम मॉलिक्यूल्स के भी निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकाल रहे हैं, हम आयंस के लिए भी निकाल सकते हैं, हम प्रोटॉन्स के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मोल के साथ हमने कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल फिक्स नहीं करा है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब आपकी कुछ होती हैं फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक एटम के भैया
तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन भैया, ठीक है, प्रोटॉन भैया और न्यूट्रॉन भैया, है ना। ये तीन क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ये तीन किसी भी एटम के। ठीक है, अब इनके हमको मास और चार्जेस हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। क्या क्या? मास और चार्ज। क्यों? क्योंकि इस पे बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए इनका? पहली बात तो हमें मास पता होना चाहिए और हमको इनका चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, मास, इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना रहता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन की मास की बात करें, अगर हम प्रोटॉन की मास की बात करें तो इट इज 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास रहता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अगर आप मासेस कंपेयर करो तीनों के तो सबसे हल्का कौन है? ये देखो 10⁻31 है, ये -27 तो -27 तो बड़ा होता है, -31 और छोटा हो जाएगा। तो सबसे हल्का कौन होता है? सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, वेट के हिसाब से, है ना। सबसे हल्का है, वेट में सबसे कम है ये। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन में देखो, प्रोटॉन में है 1.672, है ना, 1.672। और न्यूट्रॉन में क्या है? 1.674 और 10⁻27 बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, उसके बाद हल्का हो जाएगा और सबसे भारी कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रॉन। वैसे देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम ही है, देखो ना, 1.672 और 1.674 ऑलमोस्ट इनका मास सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन थोड़ा सा हल्का होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है। ये चीज़ करेक्ट है, ये चीज़ आगे समझ में है ना। तो मासेस हमको याद रखने हैं ना, ये चीज़ हमको जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें याद रखनी है। चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे 0, न्यूट्रॉन पे 0। आई है बात समझ में? ये चीज़ क्लियर हुई है? ठीक है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये जो टेबल है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इसे हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही हमको सारी चीज़ें सीखनी है। यहाँ से देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फाइंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मोल कॉन्सेप्ट में एक जो फंडामेंटल मेथड आप लोग यूज़ करोगे, बहुत सारी जगह आप लोग यूज़ करोगे, उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड आप लोगों ने 9वीं 10वीं कक्षा में ये चीज़ पढ़ी होगी। इसको हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है मोल कॉन्सेप्ट में। बहुत ज़्यादा चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता है ये। कैसे? जैसे देखो इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, है ना, इसमें मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो बोल रहे मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। सबसे पहली बात तो ये कहीं यहीं पे भी ये लिखा हुआ है 1 मोल लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? Na इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ। करेक्ट, ये चीज़ मैंने आप लोगों को अभी भी समझाई। मोल वर्ड को किससे रिप्लेस कर दो? Na से, और एक मोल है तो एक Na आ जाएगा। करेक्ट, अब अभी हमने देखा कि यार अगर एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻−31। करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए, अब इसको देखो यूनिटरी मेथड से कैसे कर सकते हैं। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं, आपके पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब Na इलेक्ट्रॉन्स है। तो Na इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर, तो उनका मास कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू Na kg। सही है। अब इसकी चाहो तो वैल्यू रख दो, 9.1 इंटू 10⁻−31, Na की वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10⁻23 kg। तो भैया यही होता है आपका यूनिटरी मेथड कि एक का इतना मास है, Na का कितना होगा? इतना होगा, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही क्या होता है? यूनिटरी मेथड है। ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी है मोल कॉन्सेप्ट में। करेक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे चार्ज के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये बोले आपसे, ये बोले
फाइंड चार्ज ऑन 1 मोल Na+। ये चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं एक चार्ज के बारे में एक फंडामेंटल चीज बताता हूँ ना। चलो यहाँ पे है ना, एक फंडामेंटल चीज बताता हूँ पहले मैं आप लोगों को चार्ज के बारे में, ठीक है। नोट बना के लिखते हैं हम लोग चार्ज के बारे में एक फंडामेंटल चीज कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू ई। और n क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है? n हो सकता है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका मतलब चार्ज भैया हमेशा मल्टीपल्स ऑफ ई होगा। और ई क्या है? ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -19 कूलम ई की वैल्यू ये है, ठीक है। मतलब जो चार्ज होगा ना हमेशा ई के मल्टीपल्स में होगा। मतलब जैसे सपोज करो आपका Na+ है, जैसे सपोज करो Na+ है, तो चार्ज कितना है इस पे? देखो यहाँ पे कितना है? +1 है ना, यहाँ पे कितना है? +1 है, तो यहाँ इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1e प्लस का। +1 चार्ज था ना, है ना। इसको हटा दो, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे इसको, ठीक है ठीक है। अब जैसे देखो सपोज करो ये है Mg+2 है, Mg+2 है, तो चार्ज कितना निकला? कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले ना यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले और हर किसी पे चार्ज कितना था? E, और प्लस का था तो प्लस लगा दिया। जैसे Cl- कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? एक ही तो करा इलेक्ट्रॉन गेन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो चार्ज कितना आया? 1e आया, लेकिन कौन सा आया? माइनस का आया, तो -1e लगा दिया, ठीक है। जैसे सपोज करो O2-, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो क्या आया? 2e, माइनस का आया तो ये माइनस, ठीक है। तो कभी भी जो चार्ज होएगा वो e के मल्टीपल में होगा, 1e 2e 3e 4e 5e, ऐसे ही -1e -2e -3, कभी भी ऐसे नहीं होगा 1.3e 2.7e -1.6e, ऐसे नहीं होएगा। डेसिमल्स में कभी भी चार्ज नहीं आएगा, हमेशा चार्ज जो आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में आएगा। जैसे देखिए अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं अब हम लोग। देखिए जैसे जो मैंने क्वेश्चन लिखा था चार्ज के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो पहला है कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल Na+। 1 मोल Na+ है तो उस पर चार्ज बताइए। तो देखो अभी हमने देखा, आप एक Na+ की पहले बात करो, यूनिटरी मेथड से ही करेंगे हम लोग, है ना। एक अगर Na+ होता, एक Na+ होता तो उस पर चार्ज कितना था? यहाँ पे देखो +1 चार्ज है ना, +1 चार्ज है, और चार्जेस क्या होते हैं? ई के इंटीग्रल मल्टीपल में, तो मतलब +1 इंटू ई, या फिर 1e लिख दो, 1e लिख दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपके पास कितने Na+ हैं? आपके पास भैया 1 मोल Na+ है। 1 मोल Na+ का मतलब क्या है? क्या है आपके पास? Na हैं, इतने आयन्स हैं आपके पास। 1 मोल का मतलब क्या है? Na। तो अगर एक सोडियम प्लस पे 1e चार्ज है तो Na सोडियम प्लस पे कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा? 1e इंटू Na। अच्छा ई की वैल्यू डालो, ई की वैल्यू डालो, कितनी है ई की वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। करेक्ट है, करेक्ट है। Na इतना रहता है और ई कितना रहता है जो मैंने आपका अभी लिखा, करेक्ट, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 96500 कूलम, 96500 कूलम। इसी वैल्यू को क्या बोला गया? 1 फैराडे। ये आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, 12वीं कक्षा का चैप्टर है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पता चला कि अगर 1 मोल Na+ है तो उसमें चार्ज कितना आ गया? 1 फैराडे आ गया। कैसे निकाला? आया समझ में? अब देखो और क्वेश्चन कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन कराता हूँ और समझ में आ जाएगा चीज़ें। देखो अब बोल रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ Al+3, ये बोल रहा है। चलो ये बोल रहा है
कैसे करो, यूनिटरी मेथड से, कि अगर आप एक एल्यूमिनियम +3 लेके आते हो तो उस पर चार्ज कितना है, इतना ये बताओ मुझे तो आप लोग बस। कितना है, देखो 3 है ना, और चार्ज कितना रहता है, ई का इंटीग्रल रहता है, मतलब 3e है। ठीक है, ई की वैल्यू बाद में डालूंगा। मेरे पास कितने हैं, 2 मोल हैं। 2 मोल का मतलब क्या, 2Na, 2Na ना। तो अगर एक Al+3 पे 3e इलेक्ट्रॉन्स है तो 2Na Al+3 पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2Na 3e इंटू 2Na। करेक्ट, अब वैल्यू डाल दो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी देखो मजे की बात बताऊँ, अभी जब हम कैलकुलेशन करके आए हैं, अभी कुछ तो हम कैलकुलेशन करके आए हैं। यहाँ पे देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 6.02 इंटू 10⁻23, जब इसको मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू कितनी आई थी, 96500 विच वॉज 1 फैराडे। तो यहाँ पे भी देखो ये चीज़ मिल रही है आपको, देखो मैं ऐसे लेके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये चीज़ मिल रही है, देखो देखो ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये कितना है, फैराडे है। ये क्या है, 1 फैराडे। और 2 इंटू 3 क्या चल रहा है आजकल, 6। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 6 फैराडे। इसका आंसर क्या आ गया, 6 फैराडे। तो इस तरीके से आपको चार्जेस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुई है, ठीक है। देखो हर जगह हमने यूनिटरी मेथड का लगाया है। देखो देखो यहाँ पे भी जो मास का पूछा था, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो Na इलेक्ट्रॉन का कितना, इतना। चार्ज का पूछा था, एक Na+ पे इतना चार्ज है तो आपके Na पे कितना होगा, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोगों से यूनिटरी मेथड ही आप लोग अच्छे से सीख रहा हूँ उसे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, अब आपकी कुछ बेसिक डेफिनेशन होती है, एक आता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एटॉमिक मास, ठीक है, और एक होता है इसी का ही भाई, क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। सबसे पहले तो यार इसकी बेसिक डिफरेंस ही बच्चों को नहीं पता है, यहाँ पे बेसिक डिफरेंस में ही बच्चे हिल जाते हैं। क्या डिफरेंस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में? एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम अगर मैं ले लूं, एक एटम, सिंगल एटम ले लूं, उसका मैं मास लूं, तो उसका क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास बोलते हैं। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। डिफरेंस समझ पा रहे हो आप, बताओ डिफरेंस समझ पा रहे हो? देखो डिफरेंस यही है कि 1 एटम का मतलब क्या है, एक एटम की बात कर रहे हो। 1 मोल एटम्स का मतलब क्या है, Na एटम्स की बात कर रहे हो भैया। 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स लेके आए हो, उन सभी का मास निकाला है तो ग्राम एटॉमिक मास आया। और एक ही एटम लेके आओगे तो उसका मास एटॉमिक मास आएगा। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और क्या डिफरेंस है? इसका जो यूनिट होता है एटॉमिक मास का, इसका जो यूनिट होता है, ये क्या होता है, यूनिट होता है AMU, या फिर फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। और इसे U भी लिखा जाता है, U का फुल फॉर्म रहता है यूनिफाइड मास, ठीक है। U भी कहीं पे भी लिखा है तो भी हमें से AMU ही लेके चलना है। ये क्या है, जस्ट एक यूनिट है। और ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, आपका यूनिट क्या है इसका, ग्राम्स। नाम से ही समझ में आ रहा, यूनिट क्या है इसका, ग्राम्स है। क्लियर? तो देख लो, मास ऑफ एक एटम अगर आप लोगे तो वो एटॉमिक मास है, और अगर 1 मोल एटम्स लोगे तो आप वो ग्राम एटॉमिक मास है। करेक्ट। अब देखो दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है ना, दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। कैसे? जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AMU। ये क्या है, एटॉमिक मास, मतलब एक हाइड्रोजन के एटम का मास है 1 AMU। और उधर ही मैं अगर ग्राम एटॉमिक मास लिखूं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम होती है। ये क्या हो गया इसका, ग्राम एटॉमिक मास। तो ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है, 1 1 आई है। डिफरेंस किस में आया है, यूनिट में डिफरेंस आया है।
जो डिफरेंस मेजरली आया है वो किस में आया है, यूनिट में डिफरेंस आया है, एएमयू और ग्राम्स। एएमयू कहीं पे भी लिखा हुआ है तो वो क्या है, एटॉमिक मास है। ग्राम कहीं पे भी लिखा हुआ है तो वो क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। करेक्ट, करेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ नहीं यार, इसमें मैं आप लोगों को ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे देखो हीलियम है तो उसका कितना रहता है 4, 4 क्या, 4 एएमयू होगा तो वो एटॉमिक मास रहेगा, 4 ग्राम्स होगा तो वो ग्राम एटॉमिक मास होएगा। समझ रहे हो ना, डिफरेंस समझ रहे हैं, बेसिकली डिफरेंस समझ रहे। जैसे देखो अब लिथियम है तो 7 हो जाता है, बेरिलियम है तो बेसिकली 9 हो जाता है, ठीक है, ऐसे चलता है। बोरॉन है तो आपका 11 हो गया, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो अब मैं बेसिक जैसे लिख देता हूँ आपको, सोडियम 23, हो सकता है यार ये सारी चीज़ें तो आपको आती भी हो, है ना। ये 24, एल्यूमिनियम 27, करेक्ट है। जैसे सल्फर की बात करें 32, फॉस्फोरस की बात करें 31, क्लोरीन की बात करें 35.5, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो मैंने यूनिट यहाँ पे जानबूझ के नहीं लगाए हैं क्योंकि यूनिट तो डिफर करेगा ना। अगर एटॉमिक मास लगाओगे आप, एटॉमिक मास आप देखोगे तो उसका यूनिट एएमयू होएगा, और अगर ग्राम एटॉमिक मास आप देखोगे तो उसका यूनिट ग्राम्स होएगा, ठीक है। तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। जैसे देखो यहाँ पे 1 आई थी, यहाँ पे भी 1 आएगी, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या है, दो डेफिनेशन हमने देख ली, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे ही दो और जो डेफिनेशन होती हैं वो होती हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अगेन बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, खुद सोचो, खुद सोचो, बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा। मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ले लो आप, किसी भी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल ले लो, उसका मास क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। डिफरेंस है या नहीं है, पहले ये बताओ भैया। यहां पे आपने एक मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे आपने 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल्स, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हो और उन सबका आप मास निकाल रहे हो, तो वो क्या कहला रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और एक ही मॉलिक्यूल लेके आए हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना, डिफरेंस समझ पा रहे हैं। एक और डिफरेंस रहेगा यूनिट का, बिल्कुल। जहाँ पे भी आप एक क्वांटिटी मेजर करोगे सिर्फ, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, एएमयू। जैसे एक मॉलिक्यूल निकाल रहे थे तो उसका यूनिट क्या हो गया, एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको यू भी लिखा जा सकता है, जिसको आजकल हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम्स। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम्स। अब अगेन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, बिल्कुल। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। चलो करके देख लेते हैं ना। जैसे देखो अब हम लोग मॉलिक्यूल्स लेंगे। जैसे सपोज करो आपका H2O आया, जैसे सपोज करो H2O आया, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। देखो कैसे निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। अभी हमने एटॉमिक मास में पढ़ा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, मास कितना होता है इसका 16, तो करो ऐड, ये कितना आ गया 18। 18 क्या आया, अगर मैं 18 AMU लिखता हूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। और अगर उधर ही मैं 18 ग्राम लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अरे बात समझ में है ना, बस यूनिट का ही डिफरेंस है। अब ना, अब मैं क्या करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। अगर AMU लिखा है उसके आगे तो समझ जाना मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम लिखा है आगे तो उसके समझ जाना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, करेक्ट। जैसे सपोज करो NH3, कितने नाइट्रोजन है, 1, मास कितना होता है 14, कितने हाइड्रोजन है 3, मास कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया 17 आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। जिससे देखो और देखो C6H12O6, ठीक है। कार्बन कितने हैं 6, मास कितना होता है 12, 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, मास कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 6, मास कितना होता है 16। इन सबको करोगे तो क्या आएगा 180। अब 180 AMU लिखा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास है, 180 ग्राम्स लिखा है तो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ये चीज क्लियर हो रही है ना,
ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ये, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है ये, ठीक है। अब एक और इसमें अब देखो, अब बच्चों को पता है क्या कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ठीक है, एएमयू क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास, ग्राम्स क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास, तो इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। केजी और ग्राम्स में रिलेशन है, हाँ, 1 kg इज 1000 ग्राम्स। तो अब ग्राम और एएमयू भी क्या है, दोनों क्या है, एक मास के यूनिट है, इनमें जरूर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है हेडिंग हमारी भैया, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम्स। पहले तो आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन सुन लो एएमयू की, है ना, पहले तो आप प्रॉपर डेफिनेशन सुन लो एएमयू की। एएमयू की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, मास ऑफ 1/12, या फिर इसको ऐसे लिखो पूरा, इसको लिखो 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। आप क्या करो, कार्बन 12 एटम लो, उसके 12 हिस्से करो और उसका एक हिस्सा उठाओ और उस एक हिस्से को मेजर करो मास में, तो उसका जो भी मास आएगा वही क्या कहलाता है उसका, वही क्या कहलाता है उसका एटॉमिक मास, वो क्या होता है, एएमयू होता है, मतलब 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ना है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन लिखूंगा वैसे तो, है ना, आप लोगों को डेरिवेशन में कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेनली क्या आना चाहिए, आपको मेनली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ध्यान आनी चाहिए, और उस पर अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो आप लोगों से होना चाहिए। क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को करवाता हूँ। जैसे देखो 1 AMU क्या रिलेशन है, मैं ये लिख रहा हूँ, 1 AMU इक्वल्स टू 1/NA ग्राम्स, और जब 1/NA की वैल्यू डालोगे, मतलब Na की वैल्यू डालोगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये निकल के आएगा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। ये रिलेशन है एएमयू और ग्राम्स में। अब पता है इसमें देखो सवाल कैसे पूछते हैं, इसमें देखो सवाल कैसे पूछते हैं, देखो सवाल कैसे पूछते हैं, सवाल आता है कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन ग्राम्स। चलो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करिए। क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल पानी का है, ठीक है ना, पहले तो उसका मास बताओ क्या होगा, पहले तो उसका मास बताओ क्या होगा। अगर आपने मॉलिक्यूल लिया है किसका, वाटर का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 हाइड्रोजन है प्लस 1 इंटू 16, तो ये कितना है 18 आ रहा है। अब ये 18 क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल लिया है यार आपने, और जब भी एक क्वांटिटी होती है, एक एम मतलब एक एटॉमिक मास, मतलब एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, एएमयू। तो एक मॉलिक्यूल का, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया, 18 AMU। लेकिन हमसे AMU में पूछा है क्या, नहीं, हमसे किस में पूछा है, ग्राम्स में, ग्राम्स में। अब देख लो यार, अब सीधी सीधी डाल दो, अब ये रिलेशन देख लो, 1 AMU इज 1/NA ग्राम, तो अगर एक AMU होता है 1/NA ग्राम, तो 18 AMU कितना हो जाएगा, 18 AMU कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, 18/NA मल्टीप्लाई कर दो ना दोनों को, ग्राम, चाहो तो वैल्यू डाल दो या फिर ऐसे लिख लो 18 इंटू 1/NA की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, आ गया आंसर। बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हुई है, सही है, कोई समस्या, ठीक है, चलो। अब देखो ऐसे ही आपका एक और जो टर्म होता है वो होता है, एक और जो टर्म होता है वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। एक और जो टर्म होता है वो होता है एवरेज एटॉमिक मास, है ना। इसको आप लोग किस पे लगाते हो, सबसे पहले इसको आप लोग किस पे लगाते हो, आइसोटोप्स पे लगता है ये, ठीक है, आइसोटोप्स पे लगता है। हम लोगों को परसेंटेज या ऑफ आइसोटोप्स दे रखा होगा, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स
दे रखा होगा गिवन। और फिर हमको उनका क्या निकालना पड़ता है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों को उनका निकालना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं अभी, है ना, अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ। इसका सबसे बहुत फेमस सा एक क्वेश्चन है कि यह है, जैसे सपोज करो क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है। ये मैंने क्या ले लिया, उसके दो आइसोटोप ले लिए। क्लोरीन 35 वाले की सपोज करो परसेंटेज है 75%, ये आपको परसेंटेज दे रखी होंगी आइसोटोप्स की। क्लोरीन 37 की कितनी है, 25%। आपको क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, AAM। कैसे निकालते हैं, सीखिए ऐसे कैसे निकालते हैं, सीखिए कैसे, क्या करना है, कितना मास है 35 इंटू कितनी परसेंटेज है 75, बोले तो 35 इंटू 75। ठीक है भैया, ये एक टर्म आ गया, एक आइसोटोप का एक टर्म आएगा। दूसरा भी आइसोटोप है, हाँ 37 वाला है, इंटू परसेंटेज कितनी है 25, प्लस 37 इंटू 25, ये दूसरा आइसोटोप का आ गया। डिवाइड कर दो टोटल परसेंटेज से। टोटल परसेंटेज कितनी है देखो, 75 प्लस 25। तो टोटल परसेंटेज तो हमेशा कितनी चलती है, 100 ही होती है। टोटल परसेंटेज हमेशा 100 ही होगी, नीचे हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आती है, 35.5 आती है। ठीक है, कर लेंगे, है ना, कुछ नहीं, कितना, क्या, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, और हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। अब ये देखो यहाँ पे दो आइसोटोप्स थे, तो ये एक आइसोटोप की टर्म आई, ये दूसरा आइसोटोप की टर्म आई। ऐसे अगर 3 आइसोटोप होते तो ये तीसरा आइसोटोप भी यहाँ आ जाता, 4 होते तो 4 टर्म्स होती, और डिवाइडेड बाय हमेशा क्या होगा, 100 ही होगा। एक देखो, अब यार हम लोग कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए स्पीड बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जरा आप यहाँ पे देखो, तो देखो क्लोरीन 35 वाला भी है, क्लोरीन 37 वाला भी है। तो क्लोरीन जो 35 वाला है और क्लोरीन 37 वाला, जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आया वो कितना आया, 35.5 आया। तो हमेशा जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो लोएस्ट एटॉमिक मास विच वॉज 35 और हाईएस्ट एटॉमिक मास विच इज 37, इसके बीच में आएगा। देखो आया भी है, 35.5 के बीच में है, 35 और 37 के, हाँ ये हमेशा होगा, ये चीज हमेशा होगी कि जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो बीच में आएगा, लोएस्ट एटॉमिक मास के और हाईएस्ट एटॉमिक मास के, 35 और 37 के बीच में आया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज क्लोजेस्ट, या फिर इट की जगह एवरेज एटॉमिक मास लिख दो, एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजेस्ट टू दैट आइसोटोप whose percentage is more। क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखो एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 35.5 आया, एवरेज एटॉमिक मास कितना आया, 35.5 आया। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये उसके ज़्यादा नज़दीक होगा जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेट ज़्यादा करेगा, सीधी सीधी बात है। देखो जो क्लोरीन 35 वाला है उसकी परसेंटेज कितनी है, 75% है वो, और 37 वाले की 25 ही है। तो जो आपका आंसर आया 35.5 वो किसके करीब आया है, 35 वाले के करीब आया है। क्यों, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। क्लियर। तो दो पॉइंट, जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा, लोएस्ट और हाईएस्ट एटॉमिक मास के। और किसके करीब रहेगा, उसके करीब रहेगा जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो पता है ये दो पॉइंट्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमको ऑप्शन भी तो दे रखे होंगे हमको, है ना, सवालों में ऑप्शन भी हमको दे रखे होंगे सवालों में। तो अब जब ऑप्शन दे रखे होंगे तो उनका हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखो हाँ, यहाँ देखिए, सपोज करो आपको कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि एक है बोरॉन 10, इसका सपोज करो 10% है। ठीक है, एक है बोरॉन 11, इसका 90% है। ठीक है, 90% है। आपको बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताइए। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सुनो ध्यान से पहले, है ना। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 10.2 सपोज करो, ठीक है, तीसरा ऑप्शन 10.8 और चौथा ऑप्शन 11।
एक बात तो हमें ये पता है कि जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा, जो इस केस में जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो भैया लोएस्ट 10 है और हाईएस्ट 11 है, इसके बीच में आएगा, है ना। देखो लोएस्ट 10 है, हाईएस्ट 11 है, इसके बीच में आएगा। तो क्या मैं इस 10 को रिजेक्ट कर दूं? हाँ। इस 11 को भी रिजेक्ट कर दूं? हाँ। इनके बीच में आना है ना आंसर, इनके बीच में आना है। ठीक है, अब दो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इन दोनों के बीच में किसके नजदीक आएगा? 10% वाला है 10 वाला, और 90% वाला कौन है? 11 वाला। तो किसके करीब आएगा? ऑब्वियसली किसके करीब आएगा? 11 के करीब आएगा। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो 90% है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सीधा सीधा 10.8, सीधा सीधा 10.8। क्लियर? टिक कर दिया आंसर, बिना कुछ पेन उठाए हमने आंसर टिक कर दिया है। अब कोई बच्चा बोले नहीं नहीं भैया ऐसे थोड़ी ना होता है यार, आप तो भैया निकाल के ही बताओ। चलो भैया उनके लिए निकाल भी देते हैं, है ना, क्योंकि निकालना भी आना चाहिए। कैसे? एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, तो 10 इंटू 10 प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, तो 11 इंटू 90 अपॉन टोटल क्या कर दोगे, मतलब डिनोमिनेटर में क्या लाओगे? टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज हमेशा क्या होती है? 100। तो 90 प्लस 10 करोगे, 90 प्लस 10 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 100। अब इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो कई बार आपको ऐसे 3 आइसोटोप भी दे देगा, 3 आइसोटोप भी दे देगा। ये शायद PYQ में आ चुका है। जैसे सपोज करो x है 200 वाला, ये 90% है। ठीक है, x है 202 वाला, ये है आपका सपोज करो 2%, और x है 199 वाला, ये है सपोज करो आपका 8%। बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताइए। एवरेज एटॉमिक मास बताओ, एवरेज एटॉमिक मास बताओ। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बहुत आसान है यार। देखो कितना, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, कितना? 200 इंटू 90, सही है, प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज 202 इंटू 2, करेक्ट, प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज 199 इंटू 8, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज देखो 100 ही आनी है, 90 प्लस 2 प्लस 8 कितनी आएगी? 100। अब हमें ये भी पता है कि ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये किसके करीब होगा? जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी, करेक्ट। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑब्वियसली 200 वाले की देखो सबसे ज़्यादा है, 90%। तो ये आंसर मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 200 के आसपास बोल सकता हूँ। चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बात समझ में, एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ठीक है, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आ गई हमें, ये चीज़ समझ में आ गई हमें, है ना। अब देखो इतनी देर से हम लोगों ने क्या करा? पहले हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि देखो भैया मोल होता क्या है ना। ये चीज़ हम लोगों ने समझी। हमने उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस करे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बेस पे, चार्ज पे, मास पे। फिर हमने कुछ कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और हमने वो सब करा, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा जो सवाल आ रहा है, अब सवाल ये आ रहा है कि भैया ठीक है आपने मोल की एक अच्छी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हमें बता दी, लेकिन इस मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट मोल, ये बताओ। अब आप इस मोल को कैलकुलेट कैसे करूं ये बताइए। तो बच्चा 3 तरीके हैं मोल को कैलकुलेट करने के, है ना। 3 तरीके हैं मोल को कैलकुलेट करने के। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और इसी के ही बेसिस पे फिर हम आगे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। 3 तरीके हैं आपके मोल को कैलकुलेट करने के। ठीक है, मोल को कैलकुलेट करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं भैया? पहला तरीका है अगर आपको वेट और मास दे रखा हो। केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई डिफरेंस नहीं है। केमिस्ट्री में वेट और मास में हम कोई डिफरेंस नहीं लेके चलेंगे ना। वेट या फिर मास दे रखा हो तो मैं मोल निकाल सकता हूँ, बड़े प्यार से निकाल सकता हूँ। मेरे को अगर पार्टिकल्स दे रखे हो, पार्टिकल्स मतलब एटम्स दे रखे हो, मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, आयंस दे रखे हो, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो, तो भी मैं मोल निकाल सकता हूँ। मेरे को वॉल्यूम दे रखी हो तो भी मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। 3 तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अगर मुझे देखो वेट दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखे हैं, या फिर मुझे वॉल्यूम दे रखी है, तो मैं बेझिझक मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, पार्टिकल से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, और मैं वॉल्यूम से भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते हैं अभी वो बात करेंगे। अगर आपको वेट दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ऐसे देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे n से, इस n से।
1 सेकेंड, इस n से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेट से आप मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन वेट क्वेश्चन में दे रखा होगा, कुछ ना कुछ मास दे रखा होगा ना, अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन? एक नया वर्ड हमें इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इंट्रोड्यूस हुआ? मोलर मास। इसकी डेफिनेशन देखते चलो, साथ साथ सारी चीजें देखते हुए चलेंगे, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, मोलर मास, तो मोलर मास क्या है, क्या डेफिनेशन है? मोलर मास की डेफिनेशन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल का कितना मास होता है वो ही उसका क्या कहलाता है? मोलर मास कहलाता है। जैसे सपोज करो सोडियम है, 1 मोल सोडियम लिया, मतलब Na सोडियम लिया हो, तो उसका मास कितना आता है? 23 यूनिट क्या आती है? ग्राम। कभी भी 1 मोल की बात आती है तो यूनिट क्या आती है? ग्राम। कभी भी 1 एटम या फिर 1 मॉलिक्यूल की बात आती है तो यूनिट क्या आती है? AMU, है ना? करेक्ट। जैसे H2O, उसका कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। जैसे अमोनिया, तो देखो नाइट्रोजन कितना? 14, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 × 1, तो 14 + 3 17 ग्राम। अरे बात समझ में। ऐसी जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम ले लो, चलो, तो ये कितना हो जाएगा? 27 ग्राम। तो आपको क्या करना है? 1 मोल सब्सटेंस लेके आ जाना है। अब वो जो सब्सटेंस है, ये जो आपका सब्सटेंस है, ये आपका एटम भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और भी स्पीशीज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस 1 मोल होना चाहिए। जैसे देखो सोडियम एटम था तो सोडियम का लिख लिया, H2 मॉलिक्यूल था तो H2 का लिख लिया। मोलर मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस आप निकाल लोगे, और गिवन मास आपको दे रखा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बड़े प्यार से आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हैं, पार्टिकल्स मतलब आपको कुछ भी दे सकता है कि यार मॉलिक्यूल्स दे दिया, एटम दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो आप यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं गिवन पार्टिकल्स। क्वेश्चन में आपको पार्टिकल्स दे रखे होंगे, यार इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने आयन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय Na। इसमें कोई समस्या ही नहीं, ये बहुत ही आसान है, बस उसको एविगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम वाला है, पहले तो इसको स्टार मार्क लगाइए। यहाँ पे अब थोड़ी सी कंडीशंस आने वाली हैं, इसको हमको ढंग से समझना है। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको वॉल्यूम दे रखी हो तो पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते कैसे हो? नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। अगर आपने ऊपर लीटर में रखी है वॉल्यूम तो नीचे 22.4 से डिवाइड करना, अगर ml में रखी है तो 22400 ml। अब सबसे पहली बात ये कि STP क्या है ना? देखो, एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया, क्या? STP, एक नया वर्ड आया आप लोगों के लिए STP, तो इसकी हमको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो STP फुल फॉर्म क्या है STP की? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP की फुल फॉर्म क्या है? STP की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP की फुल फॉर्म है। टेम्परेचर इक्वल्स टू 273 केल्विन। देखो यार, कुछ हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज ले ली हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है, वो STP कंडीशंस हमने मान ली कि देखो ये चीज़ स्टैंडर्ड है, तो उस पर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी ली है? 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना ले रखा है? 1 ATM ले रखा है। अच्छा, जब भी अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे, कुछ मॉड्यूल करोगे, तो आप लोगों को एक वर्ड और मिलेगा NTP। NTP क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो वो एक ही बात है, आप लोग उसको STP ही मानते हुए चलिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो STP क्या हो गया? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया। टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। प्रेशर कितना हो गया? 1 ATM। ठीक है, एक और जो डेफिनेशन होती है वो होती है, या उसको इधर बताता हूँ आपको, एक और जो डेफिनेशन होती है वो होती है मोलर वॉल्यूम की। क्या चीज? मोलर वॉल्यूम। नाम से ही क्या लग रहा है?
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, कहाँ पे? एट एसटीपी। देखो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अपने अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लिया है और 1 मोल गैस ली है, तो कितनी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, वो उसकी क्या कहलाती है? 20, वो उसकी क्या कहलाती है? मोलर वॉल्यूम कहलाती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। क्या ये गैस पे डिपेंड करती है? नहीं। यही मजे की बात है। कैसे? कैसे देखो, 1 मोल O2 एट एसटीपी कितनी वॉल्यूम रहेगी? 22.4 लीटर। 1 मोल SO2 कहाँ पे? एट एसटीपी कितनी वॉल्यूम रहेगी? 22.4 लीटर। 1 मोल अमोनिया एट एसटीपी कितनी रहेगी वॉल्यूम? 22.4 लीटर। मतलब भैया आपको 1 मोल लेके आना है और उसको मेजर किस पे करना है? एसटीपी पे। उसकी वॉल्यूम हमेशा कितनी आएगी? 22.4 लीटर ही आएगी या फिर 22400 ml ही आएगी। गैस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप दुनिया में कोई सी भी गैस लिया हो, कितनी लानी है? 1 मोल। कहाँ मेजर करना है? एसटीपी पे। क्या वैल्यू आएगी? 22। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। क्या था? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, है ना? आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। डिवाइड कर देना 22.4 से या फिर 22400 ml से। सही है, ठीक है। अब ये जो आपका वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आया है, दिस इज वैलिड ओनली इफ, ये चीज वैलिड कब है? ये चीज वैलिड 2 कंडीशंस में। वो 2 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो वॉल्यूम वाला। कब? वैलिड ओनली फॉर गैसेस। मतलब ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हो? ये वाला जो फॉर्मूला है वो कब लगा सकते हो? सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे लगा सकते हो। लिक्विड पे नहीं लगेगा, सॉलिड पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा? गैस पे लगेगा। एंड एट एसटीपी, मतलब अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाँ यार एसटीपी कंडीशंस ले रखी हैं और गैस ले रखी है, तो ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला ये वाला नहीं लगा सकते। देखो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो मास वाला फॉर्मूला है, मास वाला जो फॉर्मूला है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। कोई टेंशन की बात नहीं है। बोल रहा है बिंदास लगाओ, टेंशन लो ही नहीं, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो पार्टिकल वाला फॉर्मूला है ऑलवेज वैलिड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है वो संभल के लगाना है, सिर्फ गैसेस पे लगाना है, और जब एसटीपी की बातें कर रखी हूं तो ही लगाना है। करेक्ट? आ जाओ यहां आ जाओ। अब भैया कुछ क्वेश्चन करवाओ तो और खोपड़िया में हमारी बात बैठे, है ना? चलिए, कैलकुलेट मोल्स ऑफ, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ कुछ लिखते जा रहा हूँ, आप फटाक से उसके मोल्स निकालते जाइए, ठीक है? 32 ग्राम ऑफ SO2, ठीक है? 34 ग्राम ऑफ NH3, निकालते जाओ यार आप लोग, है ना? करते जाइए, करते जाइए। करिए करिए, मोल्स निकालो, मोल्स निकालो। ये 34 ग्राम ऑफ अमोनिया है ना? देखो क्या दे रखा है, हमें मास दे रखा है यार। क्या दे रखा है? मास दे रखा है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? मास वाला या फिर वेट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? SO2 कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसके? SO2 के। कैसे लिखेंगे? गिवन मास कितना है? 32 अपॉन मोलर मास। मोलर मास निकाल लो ना यार SO2 का, क्या दिक्कत है? सल्फर कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ऐसे 2 हैं तो 2 इंटू 16। SO2 कितना आ गया? 64। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? हाफ। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? हाफ आ गए। करेक्ट? अब देखो क्या दे रखा है? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कितने आ गए?
गिवन मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 34 दे रखा है, 34 डाल दो अपॉन मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, 17 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोडियम के बोल रहा है। देखो आपको एटम्स दे रखे हैं, इस बार क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स दे रखे हैं, है ना। तो गिवन पार्टिकल कितने हैं, 3.01 इंटू 10⁻24 अपॉन Na। सिंपल फॉर्मूला था इसका, तो जितने पार्टिकल्स दे रखे हैं उसको Na से डिवाइड कर दो, 6.02 इंटू 10⁻23। सही है, काटापीटी कर लो, ये कटा 2 से, ये कटा 10 से, 10/2 विच इज व्हाट 5। करेक्ट। 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। अब देखो वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में कंडीशंस थी। मैंने पहले 3 सवाल करने में A B C करने में कुछ सोचा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन वॉल्यूम वाले करने से पहले मैं ज़रूर सोचूंगा, बिल्कुल सोचूंगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन थी। वो फॉर्मूला कब वैलिड था, गैस के लिए और STP पे। तो क्या अमोनिया गैस है, बिल्कुल है। क्या STP हमें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। दोनों कंडीशन ट्रू है। अब बिंदास आप वो फॉर्मूला लगाओ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके, अमोनिया के, गिवन वॉल्यूम कितनी है 5.6 अपॉन लीटर में है तो किससे डिवाइड कर दोगे 22.4। तो ये क्या आ गया 1/4। करेक्ट। अब देखो जैसे ई देखो, नंबर ऑफ मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। लगा सकते हो क्या वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि H2 क्या है, एक गैस है और STP पे मेजर हुआ है। ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है, देखो क्वेश्चन में दे रखी है 11200 अपॉन ml में है तो 22400 से डिवाइड करना। देखो लीटर में है तो 22.4 से, और अगर ml में है तो 22400 से। ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है, कोई समस्या नहीं, सही है ना। तो इस तरीके से मोल्स निकालते हैं। और देखो क्वेश्चन अभी रुके नहीं है हम, है ना, रुके नहीं है। अच्छा यहाँ आ जाओ, और चीज़ देखो हम लोग जो ये मोल्स सीख रहे हैं, मोल्स सीख रहे हैं, देखो हमें वेट से मोल निकाल सकते हैं, पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। इसमें एक और गजब की बात होती है कि भैया अगर आपको मोल्स पता है, तो आप उसका वेट या फिर मास भी निकाल सकते हो। बिल्कुल, मोल्स से वेट तक भी आप जा सकते हो, मोल्स से पार्टिकल्स तक भी आप जा सकते हो, मोल्स से वॉल्यूम तक भी आप जा सकते हो। तो मोल बेसिकली क्या है, मोल एक ऐसा बीच का रास्ता है जो इंटर रिलेट करता है वेट, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम को। मतलब अगर मुझे वेट पता है तो मैं उसमें कितने पार्टिकल्स हैं ये निकाल सकता हूँ, मुझे पार्टिकल्स पता है तो उसकी वॉल्यूम क्या है ये मैं निकाल सकता हूँ। किसकी हेल्प से, हमारे खिलाड़ी भैया की हेल्प से। और वो खिलाड़ी भैया कौन है, मोल्स हैं। अभी उसके क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो इंटर रिलेशन करवाता हूँ आपको, इसके क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो ठीक है। देखो पहले तो ये करो, ठीक है। क्या करोगे, क्वेश्चन कैलकुलेट, ठीक है। पहला है मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ H2O, ये। और दूसरे में आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स इन 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये करो पहले कैलकुलेट, ये करिए पहले कैलकुलेट, सोचो। अब देखो इस बार आपको मोल्स दे रखे हैं, आपसे मास पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाओ, मास वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या था, मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो था बिल्कुल। अब देखो मोल्स दे रखे हैं 1.5, क्या आपसे मास पूछा है, हाँ। मोलर मास पता है पानी का कितना, 18। तो क्या मास आ चुका है आपके पास, कितना आ गया 1.5 इंटू 18, 1.5 इंटू 18 कैलकुलेट कर लेना। तो इससे हम क्या सीखे, अगर हमें वेट निकालना है या फिर हमें मास निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास से। करेक्ट। देखो ना, ये रहा मोल्स इनटू मोलर मास। अब हमें देखो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है और मोल्स दे दिए हैं।
तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, मोल्स का दूसरा और फॉर्मूला था, क्या था, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। तो क्या मोल्स दे रखे हैं, बिल्कुल, कितने 2.5। पार्टिकल्स पूछे ना, मतलब मॉलिक्यूल्स पूछे, मतलब क्या हैं, पार्टिकल्स है ना, बिल्कुल, अपॉन Na। पार्टिकल्स कितने आ गए यहाँ से, कितने आ गए 2.5 Na। तो यही तो क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। अब इसमें देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पता है और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, उसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, उसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, एटम्स इन 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। कैसे करोगे, देखो ध्यान से सुनना है, अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल्स अगर पूछे थे तो कुछ नहीं करा आपने, 2.5 को सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है एक मॉलिक्यूल का, सॉरी, एक मोल का मतलब क्या है, Na मॉलिक्यूल्स, है ना, एक मोल है का मतलब क्या है, Na मॉलिक्यूल्स। तो 2.5 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 Na मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, करेक्ट। अब लेकिन इस बार एटम्स पूछे हैं आपसे, सबसे पहले देखो हायरार्की में चलना पड़ेगा आपको। देखो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो 2.5 मोल्स आपको एक मॉलिक्यूल के दे रखे हैं। अगर आप यहाँ से मॉलिक्यूल्स पहले निकालना चाहो तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, 2.5 को सिंपली Na से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यूनिटरी मेथड, कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता, किसका, अमोनिया का, तो उसमें कितने एटम्स होते, एक नाइट्रोजन का होता, 3 हाइड्रोजन के होते, टोटल 4 एटम्स दिख रहे हैं। और 2.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं अगर अमोनिया के, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 4 इंटू 2.5 Na एटम्स, मतलब 10 Na एटम्स। क्लियर हुई हैं चीज़ें, क्लियर हुई हैं चीज़ें। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि यार ये जो चीज़ दे रखी है ना, क्या है, ये मॉलिक्यूल है या फिर एटम्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको एटम उससे फिर निकालने पड़ेंगे। अगर सपोज करो ये एटम होते तो डायरेक्टली मोल्स इनटू Na करते तो आपके पास एटम आ जाते, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स है तो पहले क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, करेक्ट, ठीक है। अब देखो इन सबको इंटर रिलेट कैसे करा जाता है, मतलब अगर आपको मास दे रखा है, आपको पार्टिकल्स और वॉल्यूम निकालनी है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते हुए चलेंगे सारी चीज़ें, है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉमा एटम्स एंड वॉल्यूम एट STP ऑफ सपोज करो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलो चलिए देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पहले तो ये समझो, क्या दे रखा है, मास दे रखा है, 34 ग्राम अमोनिया दे रखा है ना, तो मास दे रखा है, ठीक है यार, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स, मतलब पार्टिकल्स पूछ रहा है, और वॉल्यूम भी पूछ रहा है। तो देख लो मास पार्टिकल्स और वॉल्यूम को इंटर रिलेट कौन करता है, मोल्स करते हैं, कौन करता है, मोल्स करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से मोल्स निकाल लो, सबसे पहले तो मोल्स निकाल लो, मोल्स किसके, अमोनिया के। कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है 34 अपॉन मोलर मास अमोनिया का कितना चल रहा है, 17 चल रहा है, तो कितना आ गया मोल्स, 2 मोल्स आ गए, बहुत अच्छी बात, 2 मोल्स आ गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम को निपटाओ, सबसे पहले वॉल्यूम को निपटाओ, ठीक है। हमें पता है एक मोल एट STP कितनी ऑक्यूपाई करती है, 22.4 मोल वॉल्यूम। गैस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, कोई सी भी गैस आ जाए, एक मोल लेके आना, STP पे लेके आना, 22.4 होगा। तो अगर 2 मोल लेके आ रहे हो कहाँ पे, STP पे, तो कितना मेजर होगा उसका, 2 इंटू 20.4 22.4 लीटर, ये आ गया आपकी वॉल्यूम, करेक्ट। वॉल्यूम तो यहीं पे निपटा ली। अब देखो अब आपसे मॉलिक्यूल्स और एटम्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ मॉलिक्यूल्स पे, आपके मोल्स कितने आए हैं अमोनिया के, कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो यहां से मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं बच्चा, एक मोल का मतलब क्या होता है, Na मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल्स का मतलब क्या होगा,
2Na मॉलिक्यूल्स। आया ना, आया ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अमोनिया है, तो अगर एक मॉलिक्यूल लोगे आप अमोनिया का, तो उसमें कितने एटम्स हैं? अमोनिया का एक मॉलिक्यूल किसका लिया है? अमोनिया का लिया है, तो उसमें कितने एटम्स हैं? एक नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, टोटल 4 एटम्स। और उधर ही अगर 2Na मॉलिक्यूल्स हैं किसके? NH3 के, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 4 × 2Na एटम्स, मतलब 8Na एटम्स। करेक्ट, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हम क्या सीखे? इस क्वेश्चन में हम सीखे कि यार अगर हमें मास दे रखा है तो वहां से मैं पार्टिकल्स और वॉल्यूम किस तरीके से निकाल सकता हूं, किस तरीके से निकाल सकता हूं। सही है, कोई भी समस्या है यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, और देखो, सीखते हुए चलो, है ना, सीखते हुए चलो। और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें। बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम, बहुत सारे आपके कंफ्यूजन देखो क्लियर होते हुए चलेंगे, एटम्स। ठीक है, आपको वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें मैक्सिमम एटम्स हैं। ठीक है, अब यार ये मैं थोड़ा बनाते हुए चल रहा हूँ क्वेश्चंस। आप क्या करो, कुछ नहीं, सब में आप क्या करो, एटम्स निकालते जाओ, सब में आप क्या करो, एटम्स निकालते जाओ। ठीक है, करिए, 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 करिए। चलो, चलो, आपको क्या निकालने हैं? एटम्स निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं? एटम्स निकालने हैं। देखो, क्या आपको मास दे रखा है? क्या आपको मास दे रखा है? हाँ, 32 ग्राम O2। क्या है यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ O2 के? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास O2, 2 × 16, 32/32 कितना आ गया मोल्स? 1 मोल्स आ गया। कितना आ गया मोल्स? 1 मोल्स आ गया। क्या यहाँ से मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ? देखो O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एक मोल आया है, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? Na होंगे। मॉलिक्यूल कितने होंगे? Na होंगे। अब अगर आपको एटम्स निकालने हैं, यार ये बताओ, एक मॉलिक्यूल लोगे O2 का, तो उसमें कितने एटम्स हैं? 2 हैं। तो अगर Na मॉलिक्यूल्स लोगे तो एटम्स कितने आ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो ना यार, मल्टीप्लाई कर दो। एटम्स कितने आ गए? 2Na। करेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ 23 ग्राम सोडियम। अब यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? सोडियम के कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब यहां से आप डायरेक्टली एटम निकाल, अब थोड़ी ना मॉलिक्यूल निकालोगे बच्चा, ये कौन है? एटम है, तो डायरेक्टली क्या निकलेंगे? एटम्स ही निकलेंगे। ये कौन था? मॉलिक्यूल था, तो पहले आप क्या निकालोगे? मॉलिक्यूल, फिर आप क्या निकालोगे? एटम। हायरार्की है एक। लेकिन अगर आप एटम ही आपको दे रखा है तो डायरेक्ट एटम्स ही निकलेंगे। कैसे? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स, तो कितने आ गए? Na एटम्स आ गया। करेक्ट। अब H2 क्या है? मॉलिक्यूल है, पहले क्या निकालो? मोल्स निकालो। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ गया? 3 आ गया मोल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, क्या आ जाएगा? 3 × Na। H2 मॉलिक्यूल है ना, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकले। अब एटम्स निकाल लो। देखो, एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं H2 का, तो कितने एटम्स है? 2। तो अगर 3 Na मॉलिक्यूल्स हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 6Na, 6Na, 6Na। करेक्ट। अब यहां से भी निकाल लो यार मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स N2 के। कैसे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना है आपका? 28। तो ये कितना आ गया आपका? हाफ। तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो, मॉलिक्यूल्स निकाल लो। कैसे? हाफ इंटू Na। तो एटम्स निकाल लो, एटम्स निकाल लो, एटम्स निकाल लो। क्या है एटॉमिसिटी? देखो, क्या है एटॉमिसिटी? देखो 2। तो कुछ नहीं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? Na एटम्स आ जाएंगे, Na एटम्स आ जाएंगे। बताइए, कोई समस्या? तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही समझनी है चीज़ें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इन 18 ml ऑफ वाटर। हाँ जी, वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना। क्या दे रखा है आपको? वॉल्यूम दे रखी है भैया, मुझे 18 ml पानी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। मेरे से पूछा क्या है? पार्टिकल्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स पूछे ना, मतलब पार्टिकल्स पूछे। कौन रिलेट करता है? मोल्स रिलेट करते हैं। कौन रिलेट करता है? मोल्स रिलेट करते हैं। अब कुछ बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे और वॉल्यूम दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। किसके? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं किसके? पानी के। गिवन वॉल्यूम 18 ml में है तो 22400। गलत है, गलत है। वॉल्यूम वाला आप फॉर्मूला यहां पे नहीं लगा सकते हो, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यहां पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पानी दे रखा है, ये कौन है? लिक्विड है। वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैस पे लगा सकते। यहां पे वाटर वेपर लिख रखा होता तो हम सोचते, लेकिन सिर्फ वाटर लिख रखा है तो वो तो लिक्विड होता है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। और एसटीपी भी नहीं दे रखा कहीं पे भी, गया भैया, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। 18 ml ऑफ पानी है। अब मतलब दूसरा ज्ञान लगेगा यहाँ पे, दूसरा ज्ञान लगेगा। कौन सा ज्ञान? डेंसिटी ऑफ H2O। ये चीज अब आपको पता होनी चाहिए। तभी देखो, आपको जानबूझ के पानी दे रखा है, अगर कोई सा और लिक्विड होता तो डेंसिटी आपको देता, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला ये अज्यूम करता है कि एटलीस्ट इतना आपको पता होगा कि पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1। मास मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम मुझे जरूर पता है। कितनी? 18। तो यहां से मास कितना आ चुका है? 18 ग्राम आ चुका है। मास कितना आ चुका है? 18 ग्राम आ चुका है। ये चीज सही है, ये चीज सही है। मतलब जो 18 ml पानी है ना, उसका मास कितना है? 18 ग्राम। तभी तो डेंसिटी 1 आएगी। जैसे 18 ग्राम ले लो, 18 ग्राम ले लो, और वॉल्यूम भी कितनी है? 18। तभी तो डेंसिटी क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो डेंसिटी क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। तो डेंसिटी 1 थी, मुझे पता था पानी का, मुझे वॉल्यूम दे रखी थी, तो उससे मैंने मास निकाल लिया। अब क्वेश्चन हो गया? हो गया? आप बताओ, अब क्वेश्चन हो गया है? क्योंकि देखो, मुझे एक बार मास पता चल गया ना, अब मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि मास वाला फॉर्मूला तो वॉज ऑलवेज वैलिड। क्या यहां से मैं अब मोल्स निकाल सकता हूं पानी के? बिल्कुल। क्या? गिवन मास, देखो मैंने मास निकाल लिया, कितना? 18 अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए? 1 आ गए। अब क्या पूछे हैं मेरे से? मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। आंसर क्या आ चुका है? Na। आंसर क्या आ चुका है? Na। समझे है ना? तो एक्साइटेड नहीं हो जाना होता हमें। क्वेश्चन बनाने वाला आपको फंसाना चाहता है ना? आपको फंसाना चाहता है। देखो, हर बच्चे के तो नंबर नहीं आ जाएंगे ना, 650 नंबर, 670 नंबर, हर बच्चे के तो नहीं आ जाएंगे। कुछ बच्चे तो ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे। तो हम लोगों को उस ट्रैप से बचते हुए चलना है। हम क्यों फंसे यार? जब हमारी तैयारी बढ़िया है, जब हमें ये पता है कि वो कहाँ फंसा सकता है, जैसे वो यहाँ फंसा सकता था, इस क्वेश्चन में फंसा सकता था, उसने फंसाना चाहा भी, और बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ करी भी होगी, ये चीज़ करी होगी, वो फंस गए। फंस गए तो भैया गड़बड़ हो गई उनके साथ। ठीक है, क्लियर हुई हैं चीज़ें, है ना? तो इस तरीके से आपको ट्रैप है जो, वो उससे बचते हुए चलना है ना? एक मूवी है जाल द ट्रैप, ठीक है ना? तो ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ठीक है? ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, ठीक है भैया, नहीं फंसेंगे। अब देखो, मोल्स निकालना हमें बहुत अच्छे से आ गया है। और क्या है? एक होता है आपका परसेंटेज, एक होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट। मुझे बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो आपके मार्क्स आ गए, मान लो 55 मार्क्स आ गए हैं आपके, सपोज करो आपने टेस्ट दिया, आपके 55 मार्क्स आए, टोटल मार्क्स थे 80। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपके कितने हैं? 55, टोटल कितने थे? 80 इंटू 100, ऐसे ही निकाली जाती है परसेंटेज। बस, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट भी आप ऐसे ही निकालोगे। कैसे? परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज क्या हो जाएगी? वेट ऑफ एलिमेंट, मतलब खुद का वेट रख दो, अपॉन टोटल वेट इंटू 100, इंटू 100।
परसेंटेज के लिए 100 के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है, सल्फर की क्या परसेंटेज है और ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है, मेरे को जरा ये बता दो। तो कैसे करेंगे, देखो, देखिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल वेट इनटू 100। तो H2SO4 में वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, यहां पे अगर मैं थोड़ा सा इसका मोलर मास निकालने जाऊं H2SO4 का, देखना 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1, सल्फर कितना है 1 तो 1 इंटू 32, ऑक्सीजन कितना है 4 तो 4 इंटू 60, आया ना, बिल्कुल करेक्ट। इसको करोगे तो कितना आएगा 98 आएगा, 98 AMU या 98 ग्राम्स, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहती है। अब ये जो मैंने चीज लिखी है 2 इंटू 1, ये क्या है, क्या ये हाइड्रोजन का मास है, हाँ ना यार, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू 32 ये क्या है, सल्फर का मास है, बिल्कुल। 4 इंटू 16 ये किसका मास है, ये किसका मास है, आपका ऑक्सीजन का मास है, करेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो क्या लिखो, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है H2SO4 में, H2SO4 में कितना है 2 है, तो अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास विच इज 98 इंटू 100। क्लियर हो या चीज। परसेंटेज ऑफ सल्फर, अब H2SO4 में सल्फर का वेट कितना है, अरे 1 इंटू 32, 1 इंटू 32, यहाँ पे चाहो तो 2 इंटू 1 कर दो, है ना, अपॉन 98, टोटल मास तो 98 ही रहेगा, इंटू 100। अच्छा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 एटम है यार, कितने हैं 4, 4 इंटू 16 है मास, तो 4 इंटू 16 अपॉन एटॉमिक मास या फिर सॉरी मॉलिक्यूलर मास, टोटल वेट वो तो सेम ही रहेगा 98 इंटू 100। इस तरीके से निकालनी होती है परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट की दे रखी हो आपको, किसी भी एलिमेंट की दे रखी हो, ठीक है। इसमें एक और आपका जैसे इक्वेशन कराता हूँ आपको, है ना, इक्वेशन करा, ठीक है, इक्वेशन कराता हूँ। आपसे बोल रहा है अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67200 है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन इज 0.334, फाइंड नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें कितने आयरन एटम्स होंगे, ये चीज बतानी है आपको, ये चीज बतानी है, परसेंटेज से रिलेटेड है। करिए ना यार, ट्राई करो, सोचना है, दिमाग दौड़ाना है ना, खरोचना है दिमाग को, है ना, चलना चाहिए भैया, ये बैठे बैठे जंग लग चुकी है इसमें, तो अब इसको खरोचना है हमें, इसे चलाना है हमें, है ना। बोल रहे अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67200, मतलब मॉलिक्यूलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास हो गया ना। अरे वेट है हीमोग्लोबिन का, क्या हीमोग्लोबिन क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है, एटम है क्या, नहीं मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 67200, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन दे रखी है 0.334। एक बात बताओ, अगर मैं लिखना चाहूँ परसेंटेज ऑफ आयरन, एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एटॉमिक मास आयरन का कितना होता है 56, ठीक है, ये अज्यूम करो क्वेश्चन में दे रखा है। परसेंटेज ऑफ आयरन मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ आयरन अपॉन टोटल मास इंटू 100। परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है 0.334। अब देखो, मैं एक्स एटम्स मान लेता हूं ना यार आयरन के, क्या दिक्कत है, मेरे को एक मॉलिक्यूल में बोल रहा है कितने एटम्स है, मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, एक्स एटम्स मान लिए आयरन के।
एटॉमिक मास कितना रहता है आयरन का 56, तो टोटल मास x इंटू 56 होगा या नहीं होगा। एक हीमोग्लोबिन मैं पूरा ले लूं, उसमें x एटम्स मान लिए मैंने आयरन के, एक का मास कितना होता है 56, तो टोटल आयरन कितना होगा 56x ही तो होगा यार। यहां पे अभी आप मुझे बताइए ये क्या करा था, ये क्या करा था, इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा, H2SO4 था, तो ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 16 तो एक का मास होता है ना, तो 4 का कितना होगा 4 इंटू 16, तो यहां पे अगर मैंने x एटम्स ले लिए हैं किसके आयरन के, एक का मास होता है 56, तो टोटल कितना होगा 56 इंटू एक्स अपॉन अपॉन ये तो दे रखा है हमें टोटल मास तो इंटू 100। तो क्या यहाँ से x नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बन गया ना परसेंटेज का सवाल, हो गया, हो चुका है। यहाँ से x निकालोगे तो रफली रफली कितना आता है 4 आता है, रफली रफली कितना आता है 4 आता है, करेक्ट। कोई समस्या नहीं, चलो आ जाओ। और क्या होता है, ठीक है ठीक है, चलो चलो। अब एक और जो आपका टर्म रहता है वो रहता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इसे एम से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है पहले ये समझिए, है ना, फॉर अ मॉलिक्यूलर मास टू बी मिनिमम, अगर किसी मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है, मतलब एकदम लीस्ट होना है, जितना वो लीस्ट हो सकता है, फॉर अ मॉलिक्यूलर मास टू बी मिनिमम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट should be 1, should be 1। इसका मतलब क्या, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर मास को मिनिमम होना है तो जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है इक्वेशन में, उसके आप एटम्स कितने अज्यूम करोगे 1। जैसे सपोज करो सल्फर दे रखा है तो उसके एटम कितने मानोगे 1, नाइट्रोजन दे रखा है तो उसके एटम कितना मानोगे 1 मानोगे। एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स 1 होंगे तभी जो वो मॉलिक्यूल है उसका मास मिनिमम कहलाया जाएगा, ठीक है। सवाल से और भी चीज समझ में आएगी, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, सुनना ध्यान से, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 0.07%। बताइए कैसे करेंगे, चलो यहां देखो, यहां देखो, परसेंटेज किसकी दे रखी है, नाइट्रोजन की दे रखी है, परसेंटेज किसकी दे रखी है, नाइट्रोजन की दे रखी है। देखो जरा स्टेटमेंट पढ़ो, जो भी एटम आपको स्पेसिफाई कर रखा है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने ले लेना, 1 ले लेना। मतलब नाइट्रोजन के मैं एटम कितने लूंगा अब इस बार 1 लूंगा, क्योंकि उसके बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज कितनी दे रखी है 0.07 इक्वल्स टू वेट ऑफ नाइट्रोजन, इसके आप एटम कितने लेके चलोगे, इसके एटम्स कितने हो गए 1 हो गए, तो मास कितना आएगा इसका 1 इंटू 14। अरे यार अगर 2 एटम होते तो 2 इंटू 14 करता था, 10 एटम होते तो 10 इंटू 14 करता, लेकिन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो नंबर ऑफ एटम कितने लोगे 1 लोगे आप, तो 1 इंटू 14 अपॉन, ये तो चीज निकालनी है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, ठीक है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4, करेक्ट। बताइए हाँ या ना, यहाँ पे कुछ नहीं, जो भी एलिमेंट आपको दे रखा है ना उसके एटम आप क्या ले लेना 1 ले लेना। यहाँ पे नाइट्रोजन दे रखा था तो ये मैंने देखो 1 एटम ले लिया, ये मैंने क्या लिया है नंबर ऑफ एटम्स लिए, क्या लिए नंबर ऑफ एटम्स, इसको चाहो तो लिख लो, ये जो मैंने ये 1 लिखा है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। चलो
और देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इफ परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 0.032। चलिए करिए। सॉरी चलिए करिए इसे, करिए। अब देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है, सल्फर दे रखा है, हाँ, तो इसके आप एटम्स कितने ले लेना, फिक्स हो गए एटम, इसके एटम कितने हो गए, फिक्स हो गए, कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। अब देखो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी दे रखी है हमको, देखो 0.032 इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्फर, एटम कितने हो गए सल्फर के, 1 हो गया, तो मास कितना होता है 32, तो 1 इंटू 32 अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछा है इंटू 100, सॉल्व कर लो। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, करेक्ट, सही है, आया ना। ये चीज आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। और क्या है, और क्या है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ जी, है ना, इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को, वैसे बड़ा प्यार से आपको समझ में आ भी जाएगा, आसान है यार, चीज़ें आप लोगों को आसान लग रही होंगी, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है चीज़ें, बस हो सकता है मतलब थोड़ा आप लोगों को इनिशियली ग्रैस्प करने में थोड़ी सी हिकअप्स हो सकते हैं ना, लेकिन उसको आप अच्छे से सीखते हुए चलो, वीडियो देखते हुए चलो, ये देखते हुए चलो कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं, फिर कोई समस्या नहीं आएगी, फिर कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्या है हेडिंग हमारी, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, करेक्ट। दो तरीके के फॉर्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उस वो क्या बताता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अभी तक हम जितना भी पढ़ते हुए हैं वो क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। जैसे देखो C2H6 क्या बताएगा भैया, 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में। C6H12O6 क्या बताएगा, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। एक्चुअल नंबर बता रहा है ये, है ना। जैसे NH3 तो ये क्या बताएगा कि भैया एक एटम नाइट्रोजन का है, 3 एटम हाइड्रोजन के। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है आपका कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या बताता है, ये बताता है इट रिप्रेजेंट्स स्मॉलेस्ट रेशियो, या फिर इट रिप्रेजेंट्स रेशियो इन विच एटम्स कंबाइन। कौन से रेशियो में एटम कंबाइन कर रहे हैं, ये चीज बताती है हमको इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना। मतलब समझो, है ना, देखो इसे समझो, देखो जैसे सपोज करो ये जो भी ऊपर एग्जांपल लिए यही ले लेते हैं। जैसे सपोज करो C2H6 लेते हैं, C2H6 तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन की बात करो, ठीक है, कार्बन इस टू हाइड्रोजन की बात करो। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, काटापीटी हो सकती है, हाँ काटापीटी करो तो ये 1:3 हो सकता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया ये आपका। तो कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो CH3 ये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला EF। और ये क्या है, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यार डिफरेंस आपको समझना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बता रहा है कि एक्चुअल में 2 कार्बन प्रेजेंट हैं और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बता रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो कि भैया 1:3 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। क्लियर, क्लियर। और देखो
और देखो, जैसे देखो C6H12O6, ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, क्या रेशियो बैठ रहा है? 6:12:6। काटापीटी करो, 1:2:1। तो कार्बन कितना आ रहा है? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो CH2O। ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। बताइए, कोई भी समस्या यहाँ तक? नहीं, ठीक है। और देखो, एक और देखेंगे यार, है ना, NH3, ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या रेशियो है? नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन में, मतलब 1:3 का है। काटापीटी हो सकती है क्या? डेसिमल में मत ले जाना उसे, है ना, आपको सिंपलेस्ट रेशियो रखना है कि नहीं यार यहाँ तो और काटापीटी नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा? NH3। तो ये ही क्या हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ध्यान से समझो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना यार। अगर सपोज करो वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है तो फिर आप और थोड़ी ना काटापीटी करोगे, और थोड़ी ना काटापीटी होगी। ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट है तो कोई समस्या की बात नहीं, तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यार एक है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों को एक क्वांटिटी मतलब रिलेट करती है, एक रिलेट करती है। मतलब जैसे सपोज करो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचना चाहते हो, पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंचना चाहते हो, पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। एक क्वांटिटी इंटर रिलेट करती है दोनों को। वो क्वांटिटी क्या है? सपोज करो मैं x मान रहा हूँ, उस नंबर को x मान रहा हूँ। ये x आप कैसे निकाल सकते हो? ये निकाल सकते हो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये है आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को, दोनों को ही रिलेट करता है। x कोई सा भी नंबर में, x क्या n क्या कुछ भी लिखते हो यहाँ पे, a b c कुछ भी लिखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मास लेना, अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास लेना। भैया क्वेश्चन करके दिखाओ, एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। जैसे देखो C6, हाँ ये नहीं, ये चीज C6H12O6, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका सपोज करो, और आपको वो क्या दे रखा है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। अब जरा दोनों के मासेस निकाल लेते हैं, दोनों के मासेस निकाल लेते हैं। तो ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6×12 प्लस 12×1 प्लस 6×16, ये कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। ये क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसका भी मास निकाल लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कार्बन कितने हैं? 1 है, 1×12। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2×1। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो 1×16। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ रहा है 30, बिल्कुल ठीक है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अब ये x में अगर निकालना चाहूँ तो ये देखो कैसे निकाल सकता हूँ मैं। x निकाल सकता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब 180 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मतलब 30। ये कितना आ गया? 6 आ गया। ये कितना आ गया? 6 आ गया। और देखो यही तो चीज़ आप कर रहे थे। ये 6 कैसे आया है पता है? जैसे देखो ये C6H12O6, तो रेशियो क्या है? कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का 6:12:6। अब जरा काटा पीटी करो, इससे काट रहे थे, 6 से ही तो काट रहे थे इसे। अभी तो 1:2:1 आया था, तो ये क्या आया है? ये जो 6 आया है ना, बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो जिससे कटता है वही चीज़ आई है, ये वही चीज़ आई है ये, ठीक है। तो ये आप बेसिकली रिलेट कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, जैसे सपोज करो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा होता है इसका CH2O, किसका? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है ना, ये कौन है? इसका नाम क्या है? ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो सपोज करो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा होता है ग्लूकोज का, इसको आप जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करते हो, ये आया ना 6, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो
कार्बन कार्बन कितने हैं? 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितने हो गए? 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितने हो गए? 12 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो बेसिकली अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को इस x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। करेक्ट? कोई समस्या यहाँ पे? कोई समस्या इसमें नहीं? ठीक है। अब देखो, जो हमसे जो सवाल पूछे जाते हैं ना एम्पेरिकल फॉर्मूला में, वो पता है क्या होते हैं? वो होते हैं हाउ टू फाइंड, या इसको नेक्स्ट स्लाइड से ही लिखते हैं ना, इसको नेक्स्ट स्लाइड से ही लिखते हैं। ठीक है, यहां देखो हेडिंग क्या है? अरे भैया क्या हो गया इसको, रुक जाओ। बिल्कुल सही है। हेडिंग क्या है? हेडिंग है हाउ टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ परसेंटेज ऑफ एनी, या फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज गिवन। अगर हमें परसेंटेज दे रखी हैं, एलिमेंट्स की परसेंटेजेस दे रखी हैं, और हमको बोल रहा है कि भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के बताओ, तो वो कैसे होगा? तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूं मैं आपको। मैं एक बार क्वेश्चन आप चेक कर लेता हूं, है ना। हाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन के थ्रू आराम से बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है ना, टेंशन की कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। सपोज करो कार्बन की आपको परसेंटेज दे रखी है 80, ठीक है। हाइड्रोजन की दे रखी है आपको, रेस्ट रिमेनिंग हाइड्रोजन बोल रखा है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 100 में से 80 माइनस कर देना, 20 हो गया। बोल रहा है फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना यार, कभी भी आए जीवन में, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो एक ही चीज करनी है हमें, रटा रटाया मेथड है ये, ठीक है। इसमें आप लोगों को अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जो चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ करना। 100 क्वेश्चन भी अगर आप इसके कर लोगे ना, 100 के 100 करेक्ट होंगे इस मेथड से, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको हमेशा करनी है। क्या करनी है? टेबल बनानी है। जीवन में हमें क्या बनानी है? टेबल बनानी है, ठीक है। देखो टेबल बना लेते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएंगे कि टेबल हम बना कैसे रहे हैं। देखो चलो रुक जाओ ना, देखो लिखते हुए चलते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है। सबसे पहले आप क्या लेते हो? एलिमेंट लेते हो। सबसे लेफ्ट वाले में क्या लेते हो? एलिमेंट लेते हो। तो एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन भैया हैं और हाइड्रोजन है, और उनकी परसेंटेज लेते हो, कार्बन की कितनी है? 80%। हाइड्रोजन कितना? 20%। सही है, सही है। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम में क्या आता है? थर्ड कॉलम में आता है इसको यार ऊपर से भी यार डंडी खींच दो, ठीक है। थर्ड कॉलम में क्या आता है? थर्ड कॉलम में आता है आपका परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। एम क्या है? एटॉमिक मास है। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास आपका थर्ड कॉलम में हो गया। तो कर लो यार इसे। परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज कितनी है? 80। एटॉमिक मास कितना? 12। एटॉमिक मास कितना? 12। इसको सॉल्व करो तो ये 20 से 4 से कटेगा, तो ये हो गया 20/3, ठीक है। परसेंटेज कितनी? 20। एटॉमिक मास कितना? हाइड्रोजन का 1 रहता है, तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसमें अभी तो 2 एलिमेंट हैं, सपोज करो 3 4 5 जितने भी एलिमेंट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा मैं, है ना। जो भी इसमें से लोएस्ट एलिमेंट है उसको आपको ऐसे हाथ में पकड़ लेना है, उसको आपको एक जगह साइड रख लेना है। जो भी लोएस्ट आपका रेशियो आया है, देखो ये है 20/3 और ये है 20। छोटा कौन सा है? 20/3 छोटा है। इसको मैं क्या कर देता हूं? गोला कर देता हूं कि भैया ये चीज स्मॉलेस्ट थी, ठीक है, उसका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका बनेगा टेबल में, वो बनेगा रिलेटिव रेशियो। अब देखो ये कैसे निकालना है। नेक्स्ट बनेगा आपका रिलेटिव रेशियो। अब ये कैसे निकालना है? ये निकालना है आपको, जो थर्ड कॉलम में आपने वैल्यू निकाली थी, कितनी थी? 20/3 करा था ना, ठीक है। 20/3 डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू। कौन सी ले रखी है? 20/3 ले रखी है, हाथ में ले रखा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रखी है कितनी? 20/3। ये कितना आ गया? रिलेटिव रेशियो 1। हाइड्रोजन के लिए थर्ड कॉलम में क्या निकाली थी वैल्यू? 20 निकाली थी। क्या निकाली थी? 20 निकाली थी। 20 अपॉन स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी थी? 20/3। तो इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से तो डिवाइड करना ही है आपको, करोगे इसको तो आएगा 3।
क्या आएगा, 3 आएगा। फिर क्या निकालोगे, फिर निकालोगे आप सिंपलेस्ट रेशियो। फिर क्या निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशियो। तो इस केस में रिलेटिव रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो सेम आए, क्योंकि देखो कोई सा भी आपका मतलब प्यारे प्यारे नंबर आए हैं 1 और 3, डेसिमल में नहीं आए हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल में भी आएंगे, उसमें क्या करना है बताता हूँ। तो देखो सिंपलेस्ट रेशियो 1 3, तो ये भी 1 ये भी 3, मतलब कार्बन कितने आ रहे हैं, 1, हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 3। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। बताइए बताइए बताइए, कोई समस्या? देखो रटा रटा मेथड है, एलिमेंट परसेंटेज, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, 3 एलिमेंट हो 4 एलिमेंट हो सबके निकाल लेना, स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको गोला कर देना। अब रिलेटिव रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी थर्ड कॉलम में वैल्यू निकली थी 20/3 निकली थी, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट है। जो भी थर्ड कॉलम में वैल्यू निकली थी 20 अपॉन स्मॉलेस्ट, और यहां पे तो रिलेटिव और सिंपलेस्ट बराबर ही आ चुके हैं। अब हमेशा बराबर हैं ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं, मैं भी आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो ये तो पहला क्वेश्चन करा है ना, ये तो पहला क्वेश्चन करा है, और करो एक और क्वेश्चन करो। जैसे देखो क्वेश्चन में दे रखा है हमें सोडियम कितना 29.1%। ठीक है, देखो कैलकुलेटिव रहते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो परसेंटेजेस थोड़ी गंदी आ सकती है, जैसे इसको इस केस में हो रहा है। और ऑक्सीजन 30.4। ठीक है, अब भैया वीडियो पॉज करना है और ये अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं आराम से टेबल बनाता हूँ ना, मैं आराम से पहले टेबल बनाता हूँ, आप लोग करो यार। ला 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 ला, करो 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 करो। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है, कौन कौन, सोडियम भैया दे रखे हैं, है ना, सोडियम भैया दे रखे हैं, ठीक है, सल्फर भैया दे रखे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन भैया दे रखे हैं, ठीक है, परसेंटेज दे रखे हैं इनकी, हाँ 29.1, 40.5 और 30.4। ठीक है ना, ये परसेंटेजेस भी हमें दे रखे हैं। थर्ड कॉलम क्या होता है, थर्ड कॉलम आपका होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। परसेंटेज कितनी है 29.1, एटॉमिक मास कितना है 23, 40.5 एटॉमिक मास कितना है 32, 30.4 एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है 16। बताइए, तो ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, बताओ सही है। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसकी सॉल्विंग तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, इसकी सॉल्विंग तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब इसकी जब सॉल्विंग करोगे तो ये आता है लगभग 1.26। देखो कैलकुलेटिव तो ये रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैलकुलेटिव तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अपॉन 1.26 और ये 1.90। ठीक है, फिर क्या निकालते हो आप, फिर निकालते हैं यार रिलेटिव रेशियो। रिलेटिव रेशियो कैसे निकालोगे, रिलेटिव रेशियो फिर आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको हाथ में रख लेना है। तो देखो 1.26 1.26 1.90, सबसे छोटी कौन सी 1.26, कोई सी भी ले लो, ये ले ली सपोज करो मैंने, इसे मैंने हाथ में रख लिया। अब रिलेटिव रेशियो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, जो भी आपने थर्ड कॉलम में वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी 1.26 निकाली थी, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो हाथ में ले रखी है 1.26, आंसर क्या आ गया 1, रेशियो क्या आ गया 1। थर्ड कॉलम में क्या निकाला था 1.26, अरे देखो ना यार निकाला था, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है 1.26, कितना आ गया 1 आ गया। 1.9, देखो थर्ड में क्या था 1.9 था, थर्ड में क्या था 1.9 था, है ना, डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, ये तो हाथ में ले रखी है वैल्यू, ये लगभग कितना आता है 1.5 आता है। देखो कैलकुलेटिव रहेगा, उसमें मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ कि कैलकुलेटिव नहीं रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा ये। अब क्या करोगे, सिंपलेस्ट रेशियो। अब यहां पे देखिए आप ध्यान से बात सुनिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1:1.5। कभी भी एक मॉलिक्यूल में 1.5 एटम्स हो सकते हैं क्या एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, नहीं, हमेशा एटम क्या होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में रहते हैं, है ना। तो आपको बेसिकली इस 1.5 को क्या करना पड़ेगा, इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आप सोच रहे हो कि भैया क्योंकि 3 हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसको आप सोच रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो भैया केवल इसको नहीं सबको करना पड़ेगा,
क्योंकि देखो देखो जैसे Na कितना आ रहा है 1, सल्फर कितना आ रहा है 1, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 1.5, तो 1.5 मतलब 3/2। तो ऐसे करोगे ना यार, देखो से सोडियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 3/2, ऐसे करोगे ना। अब इस 3/2 को इंटीजर वन नहीं करोगे तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो क्या आएगा आंसर Na2S2O3। तो आपको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ रहा है 2:2:3। तो आंसर आपका आ चुका है Na2S2O3, यहां पे मैंने लिख भी दिया, ये आ गया आपका आंसर। बताइए बताइए, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, आसान है, बिल्कुल आसान है ना, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। रटा रटाया मेथड है, जितने सवाल करोगे ऐसे ही करोगे, इसके सिवाय कुछ नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है, और क्या है, अब है आपकी स्टोइशियोमेट्री। अब क्या है, स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। अब है आपकी स्टोइशियोमेट्री, है ना। सबसे पहली बात ये कि ये लगानी कब है ना, क्या कैसे लगानी है वो, चलो पहले कुछ हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब क्या आने वाली, इक्वेशंस आने वाली हैं, है ना। देखिए, सपोज करो हाइड्रोजन आया, ठीक है, सपोज करो ऑक्सीजन आया, दोनों कंबाइन करके क्या बना लिए, H2O बना लिए। सबसे पहला काम जो स्टोइशियोमेट्री में आप करोगे वो करोगे रिएक्शन बैलेंसिंग का। सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे। देखो यहाँ पे और रिएक्शन बैलेंसिंग कैसे होगी, हिट एंड ट्रायल। अभी हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है रिएक्शन बैलेंसिंग का, हिट एंड ट्रायल से ही आप करोगे। देखो ये 2 दे दिया और ये 2 दे दिया, देखो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्या, हाँ रिएक्शन बैलेंस बिल्कुल हो चुकी है। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ये जो बैलेंस्ड रिएक्शन है ये हमें बताती क्या है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये हमें ये बता रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल पानी बनता है। क्या बताती है ये, क्या बताती है, 2 मोल हाइड्रोजन आया, 1 मोल ऑक्सीजन आया, रिएक्ट करके 2 मोल हाइड्रोजन बनाते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री हमें बताती क्या है, स्टोइशियोमेट्री हमें बताती है कि किस रेशियो में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और किस रेशियो में प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहा है। लेकिन शर्त क्या है कि रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस्ड, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। और ये जो नंबर निकल के आते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन के आगे क्या निकल के आया है 2, तो ये इसका क्या कहलाता है, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। ये क्या कहलाता है, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट कहलाता है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या निकल के आया है 1 निकल के आया है, ये इसका स्टोइशियोमेट्री है। ये वाटर का क्या है, स्टोइशियोमेट्री 2। लेकिन ये कब आएगा यार, जब रिएक्शन बैलेंस होगी। रिएक्शन बैलेंसिंग के बिना हमें ये सब चीज नहीं पता चलेगी। और इक्वेशंस देखिए, जैसे सपोज करो अमोनिया बनाना है, अमोनिया किस किस से बनता है, नाइट्रोजन से प्लस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। रिएक्शन क्या करनी है आपको, बैलेंस। कैसे होगी, हिट एंड ट्रायल। कैसे होगी, हिट एंड ट्रायल से। अब देखो क्या यहाँ पे 1 है, हाँ, क्या यहाँ पे 3 है, हाँ, क्या यहाँ पे 2 है, हाँ, तो मतलब 1 मोल आया नाइट्रोजन का, उसने रिएक्ट करा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और 2 मोल उसने अमोनिया का बता दिया। ये क्या निकल के आया है, 1, 3 और 2 क्या निकल के आए हैं, स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। कब आएंगे, जब रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। जब रिएक्शन बैलेंस्ड होगी तब ये चीज निकल के आएगी। करेक्ट। और देखो इक्वेशन, सपोज करो कोई सा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे मैं CH4 ले लेता हूँ, ठीक है। इसकी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। पहली बात तो ये समझो कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कई बार आपको बोलेगा कि जैसे CH4 इज कंबस्टेड, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। एक और समझने की बात क्या है कि कभी भी अगर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या कंबशन होएगा उसका, तो हमेशा प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O रहेगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1। यहां पे प्रोडक्ट साइड में कार्बन का सोर्स क्या है, ओनली एंड ओनली CO2, तो यहां पे 1 कर दो। देखो कार्बन बैलेंस्ड है,
यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो क्या यहाँ पे 2 कर दूँ, देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुके हैं, देखो देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन राइट साइड में देखो कितने हैं, 2 यहाँ से है और 2 इंटू 2 यहाँ से है, तो कितने हैं, 4, 4 एटम्स है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देख लो यार, यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे क्या लिखा है 2, मतलब 1 मोल आया CH4 का, 2 मोल आए किसके, ऑक्सीजन के, 1 मोल CO2 का बना और 2 मोल पानी के बने। बताओ कोई समस्या आ रहा है समझ में? और देखो यार, जल्दीबाजी किसी को भी नहीं है, सीखिए आराम से सीखिए। अब जैसे सपोज करो ये दे रखा है C3H8, चलो C3H8 कंबशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बताओ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबशन हो रहा है, प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। सबसे पहले बैलेंस करो कार्बन को, सबसे पहले बैलेंस करो कार्बन को, कितने कार्बन है, 3, CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कार्बन बैलेंस कर दिए हैं मैंने, कार्बन बैलेंस हमने कर दिए हैं, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन पे अटैक करो, कितने हाइड्रोजन है, अरे कितने हाइड्रोजन है यार, 8 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितने हो गए, 3 इंटू 2 विच इज 6 और 4 इंटू 1 विच इज 4, 3 मतलब 6 और 4 तो कितने हो गए 10, तो क्या करो सिंपली इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब स्टोशियोमेट्री क्या निकल गया, यहाँ तो क्या है 1 है, मतलब 1 मोल C3H8 का 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो 3 मोल्स CO2 के बना रहे हैं और वो 4 मोल्स H2O के बना रहे हैं। बताइए कोई समस्या? रिएक्शन हिट एंड ट्रायल से बैलेंस होएगी, और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ यार देखो कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने को, आपको वैसे वैसे प्रोडक्ट्स भी आपको आइडिया लगता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ, है ना, अब मैं कोई सी भी एक जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ, जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने ये ले ली A प्लस B रिएक्ट्स टू फॉर्म C प्लस D, और इनके जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मैंने वो स्मॉल a ले लिया, स्मॉल b ले लिया, स्मॉल c ले लिया और स्मॉल d ले लिया। रिएक्शन में क्या मानते हुए चल रहा हूँ, बैलेंस। स्टोशियोमेट्री में सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन बैलेंसिंग, ठीक है। अब आपको पता है क्या लगानी है, एक जादुई इक्वेशन लगानी है। कौन सी इक्वेशन? मैजिक इक्वेशन लगानी है। इस इक्वेशन से स्टोशियोमेट्री के सारे सवाल उड़ेंगे, उड़ाओगे भैया उन सवालों को। तुम पता क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस कर देनी है। वो मैजिक इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ए के अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना है उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बी के अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना है, स्मॉल बी, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स सी के अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल सी, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डी के अपॉन उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्मॉल डी। करेक्ट। ये इक्वेशन आपको हर जगह लगानी है, ये इक्वेशन आपको हर जगह लगानी है, ठीक है। मतलब मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री, मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री, ये से आपके जितने भी रिएक्टेंट्स जितने भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं सबका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन शर्त क्या है, रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस्ड, रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस्ड। अब देखो स्टोशियोमेट्री में हम 2 केसेस पढ़ते हैं, स्टोशियोमेट्री में हम 2 केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, केस 1। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, केस 1। केस 1 क्या है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन टू अस। मतलब भैया पहली बात तो ये समझो इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, मास हो गया आपके वो हो गए, मोल्स हो गए आपके, पार्टिकल्स हो गए, वॉल्यूम हो गए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही के बारे में, या तो एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट, उसके बारे में आपको कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरे और किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, और किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो हमको केस 1 लगाना है, तो हमको केस 1 लगाना है। अब देखो कैसे है ना, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं यार।
इक्वेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, सपोज करो आपको ये दे रखा है 2 मोल्स, या फिर इसको क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड बाय reacting 2 moles of hydrogen with excess of oxygen। देखो पहले तो इक्वेशन लिखोगे, पहले इक्वेशन लिखोगे, मतलब हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे, तो H2 प्लस O2 क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। रिएक्शन फटाक से बैलेंस कर लो, रिएक्शन फटाक से बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस कर ली, बैलेंसिंग के बाद ही स्टोइचियोमेट्री लगेगी। क्या दे रखा है, 2 मोल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बारे में कुछ दे रखा है क्या, बोल रहा है एक्सेस में, कुछ पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं दी है ना कि भैया इतने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, इतना है, ये तो कुछ भी नहीं दे रखा है, ये तो कुछ भी नहीं दे रखा है। बस क्या बोल रखा है कि 2 मोल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी दे रखी है, एक की दे रखी है। जैसे ही आपके पास मोल्स निकल गए, आप क्या लगाओगे, जादुई इक्वेशन, मैजिकल इक्वेशन। मैं लगा के दिखाऊं इस पे, पहले आपको देखो क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के अपॉन उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के अपॉन उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स H2O के अपॉन उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। करेक्ट, सही है। क्या मुझे ये चीज दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, मुझे किसका पूछ रहा है, पानी का पूछ रहा है, तो क्या मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं, बिल्कुल कर दो भैया, कोई समस्या नहीं है, करो, देखो देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको हाइड्रोजन के कितने दे रखे हैं, 2, 2/2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स H2O के बाय 2। नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने आ गए, 2 आ गए। ये आ गया आंसर, आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है। चलो ये चीज करेक्ट है, ये चीज करेक्ट है, और कराओ ना यार क्वेश्चन, बिल्कुल भैया और करवाएंगे यार। अब देखो अब क्या दे रखा है, अब ये बताओ हाउ मेनी या फिर हाउ मच ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is reacted with 34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, या फिर नहीं 34 नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए आसान कर रहे हैं ना, विद 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। पहले इक्वेशन लिख दो यार, इसकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अमोनिया। इसको यार पॉज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है यार, है ना, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, अटेम्प्ट तो देखो खुद को ही करना पड़ेगा। करिए, अटेम्प्ट करिए। देखो N2 आया, H2 आया, रिएक्ट करके क्या बना दिया आपका, NH3 बना दिया, सही है। रिएक्शन बैलेंस करो, देखो रिएक्शन बैलेंस कर दिया, करेक्ट, बिल्कुल। अब जो दे रखा है ना आपको, वो उसके नीचे लिख दो। क्या दे रखा है, 56 ग्राम दे रखा है आपको नाइट्रोजन का। अब देखो हाइड्रोजन के बारे में तो पूछा है आपसे, अमोनिया के बारे में कुछ दे रखा है कि नहीं। व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन, पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो सिर्फ आपको नाइट्रोजन के बारे में बोल रहा है और किसी के बारे में नहीं बोल रहा। और क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है। हम भैया मास में डील नहीं करेंगे, हम मोल्स में डील करेंगे। तो मोल्स निकाल लो, यहाँ से मोल्स निकाल सकते हो भैया, ये तो सीख लिया ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा उसका, 28 आएगा, तो मोल्स कितना आ गया, 2 आ गए। जैसे ही आप मोल्स निकाल लो, अब आपको जादुई इक्वेशन लिखनी है। क्या थी जादुई इक्वेशन, जादुई इक्वेशन थी नंबर ऑफ मोल्स N2 के अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, देखो 3 नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2। देखो क्या आपने मोल्स नाइट्रोजन के निकाल लिए हैं, बिल्कुल निकाल लिए। कितने, 2 हैं, तो 2/1। हाइड्रोजन के पूछे हैं, बिल्कुल पूछे हैं, बाय 3 ये दे रखा है। तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए, देखो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए, 6 आ गए।
हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए? 6 आ गए। बेटा मोल्स आए हैं 6। आपसे मोल्स पूछे हैं क्या? मोल्स पूछे तो आंसर आ चुका। आपसे पूछा है हाउ मच ग्राम, कितना वेट। तो अब देख लो, वेट निकालना है तो वेट कैसे निकालते हैं? मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स कितना है? 6। मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का? H2 का 2। मोल्स कितने आ गए? सॉरी, वेट कितना आ गया? 12 ग्राम। बताओ, कोई समस्या? तो केस 1 हमको कब लगाना है? जब पूरे क्वेश्चन में यार एक ही के बारे में हमको ज्ञान दे रखा है, एक ही के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो ज्ञान आपके पार्टिकल्स भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकती है, मास भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है और फिर आगे डीलिंग करनी है। हमको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे देखो क्वेश्चन करते हैं एक और चीजें क्लियर होंगी, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2 at STP is required to burn 12.04 into 10 to the power 23 molecules of C2H6। चलिए करिए, करो यार। C2H6 का कंबशन कराइए ना। C2H6 कंबशन है ना, O2 के साथ क्या कर रहा है? कंबशन। क्या बनेगा? अरे हमेशा CO2 प्लस पानी ही बनेगा, हमेशा यही बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस करो, कितने कार्बन? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने हाइड्रोजन? 6, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो हाइड्रोजन और कार्बन हो चुके बैलेंस। अब किसकी बारी? ऑक्सीजन की बारी। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 × 2 4, और ये 3 × 1 3, तो कितना है? 7 है। तो क्या करो, यहाँ से 7/2 कर दो, क्योंकि देखो ना यार ये 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 7 एटम ही तो बचेंगे। ऐसे भी कर सकते हो या फिर पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा। मैं आपको 7/2 से करके दिखा देता हूँ, आप 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल के दिखा देना, आंसर सेम आएगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या दे रखा है, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है? C2H6 के हमारे पास मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, कितने? करेक्ट। ना ही मॉलिक्यूल्स, ना ही मास, ना ही वॉल्यूम, मैं मोल्स में कैलकुलेट करूंगा। तो मैं मोल्स निकाल लेता हूं। क्या है? पार्टिकल्स दे रखे हैं, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na कितना है? 6.02 इंटू 10 to the power 23। तो Na कितना, मतलब मोल्स कितना आ गया? ये काटा, मोल्स कितना आ गया? 2 आ गए। मोल्स कितना आ गए? 2 आ गए। बहुत अच्छे। जैसे ही मोल्स निकाल लो ना, अब जादुई इक्वेशन लिखने के लिए आप रेडी हो, बिल्कुल रेडी हो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स C2H6 के अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स O2 के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7/2, नंबर ऑफ मोल्स CO2 के अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, नंबर ऑफ मोल्स H2O के अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। चाहे तो यार मैं तो देखो आपको पूरी मैजिकल इक्वेशन लिख के बता रहा हूँ, चाहे तो आप केवल ये 2 की भी लिख सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पूछा तो ऑक्सीजन के बारे में ही है ना। अब इन दोनों को रिलेट करो। नंबर ऑफ मोल C2H6 के कितने निकाले आपने? 2 निकाले। देखो 2/1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स O2 अपॉन 7/2। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 कितने आ रहे हैं? 2 × 7/2 विच इज व्हाट? 7 मोल्स आ रहे हैं। 7 मोल्स आ रहे हैं। क्या आपसे मोल्स पूछे गए हैं? नहीं। आपसे क्या पूछे गए? ये लीटर। वॉल्यूम कितनी है? किस पे? STP पे। एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है STP पे? मोलर वॉल्यूम सीखी थी, कितनी होती है? 22.4। तो वॉल्यूम 7 मोल्स की कितनी हो जाएगी? 7 × 22.4 लीटर। आई है बात समझ में? ये केस 1 कर रहे हैं, केस 1 कर रहे हैं हम। क्लियर? अब देखो इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, एक और वीडियो आएगा जिसमें आपके इसकी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हुए, लिमिटिंग रिएजेंट कराते हुए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कराते हुए आपका मूल को खत्म करेंगे। ठीक है ना? अच्छे से सीखो, है ना, और शानदार तरीके से यार पढ़ाई करिए। बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।